ओके, कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा समित, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे प्रोजेक्ट लिस्ट जो सेंड किया है वो ईमेल किया है या व्हाट्सएप पे सेंड किया है? मैंने आपको ग्रुप लिस्ट सारे आवाज मेंबर्स नहीं की। आ रही बेटा आपकी। अब मैं आपको ईमेल कर दूं मैम? आप मुझे बता दो कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया है या व्हाट्सएप किया, पर्सनल मैसेज किया है? मैंने मैम पर्सनल मैसेज किया। पर्सनल मैसेज, डेट क्या था, कब किया है? हाँ मैम, मैं आपको वो उसको अभी टैग करके अभी मैसेज कर देता हूं दोबारा। हाँ, या ऐसा कर लो, या आप मुझे ईमेल कर दो। ईमेल कर दोगे तो मैं स्केजुलिंग जो है वो यहीं पे एडिट कर लूंगी लैपटॉप पे अपने पास ना। चलिए मैम, मैं ईमेल कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हमारी आज जो है वो सेकंड लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास हमारी 22 अप्रैल को होगी, जिसमें आप लोगों की प्रोजेक्ट इवेलुएशन होगी। ठीक है। अच्छा, एक क्विज हमारा रह गया है, सो क्विज हम कब स्केड्यूल करें? वही नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्विज हम मैम ये आप रख लेते हैं कि ओवरऑल हो अब गए। तक जितनी चीजें हमने पढ़ ली हैं उसी से रिलेटेड एक कंबाइंड क्विज हो जाए। ठीक है, सो दैट आपके पेपर की प्रिपरेशन भी हो जाए। अच्छा, अब क्विज का टाइम जो है वो आप मुझे डेट और टाइम बता देंगे, क्विज कब स्केड्यूल करना है। अगर मैं आज ले लूँगी तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैं ये चाह रही हूँ कि आप अब तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद क्विज दे दें, सो दैट आपकी जो है वो फाइनल पेपर की प्रिपरेशन भी हो जाए और आप तैयारी के साथ क्विज दें। जी, कब देना चाह रहे हैं क्विज? थर्सडे को ये ERP-EED की क्लास के बाद कोई और क्लास होती है आपकी? यस मैम। हाँ, लास्ट टाइम हमने ट्यूसडे मॉर्निंग में रखी थी क्लास। उस टाइम पे आप लोग यस फ्री मैम। होते हैं, तो ट्यूसडे मॉर्निंग को ले लूँ क्विज, जो कमिंग ट्यूसडे आ रहे हैं? मैम सैटरडे को ले लें। कमिंग ट्यूसडे 20th अप्रैल। मैम सैटरडे को ले लेना। सैटरडे को ले लूँ? अभी परसों जो सैटरडे आ रहा है 17। हाँ तो मैम ट्यूसडे को भी देना है तो सैटरडे को दे देते। ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम अगर आप सैटरडे सैटरडे को देना चाह रहे हैं। बाकी सबसे भी पूछ ले, मेरे हिसाब से सैटरडे सुनिए सुनो। सैटरडे और ट्यूसडे में से मुझे फिर फाइनल करके बता दें। क्योंकि मैम सैटरडे को हमारी क्लास होती है दोपहर में ना, तो हम अगर आप 12 बजे भी कुछ देती हैं तो मसला नहीं होगा। 12 से जो कुछ मतलब एक बार क्लास 3 बजे होती है अपनी। हाँ, तो हम मॉर्निंग में भी क्विज रख सकते हैं और अगर प्रॉब्लम हुई तो क्विज हम मतलब आफ्टर अफ्तार भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो कुछ बच्चों को तरावी का इशू आएगा। तो अगर सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट सेकंड स्लॉट में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैम ट्यूसडे ज़्यादा बेटर है। अच्छा। अच्छा देखो, क्योंकि अगर हम क्लास टाइमिंग में रखते हैं, नेक्स्ट एक ही क्लास बची है इस क्लास के बाद हमारी, तो उसमें प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर 16 स्टूडेंट है, 4 या 5 ग्रुप मुझे बता रहे थे कि समित के 4-5 ग्रुप्स हैं। सो अगर 5 ग्रुप भी हैं और 2.5 घंटे हैं हमारे पास, तो 2.5 घंटे में हम 20-20 मिनट्स भी प्रोजेक्ट इवेल्युएशन को लगा दें तो फिर भी हमारे पास टाइम बचता है। तो हम ऐसा करते हैं कि थर्सडे को हम एक काम करते हैं ना, थर्सडे को 8:30 to 9:15 45 मिनट्स का हम क्विज रख लेते हैं एंड 9:15 से ऑनवर्ड हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रख लेते हैं। ठीक है, थर्सडे को 8:30 to 9:15 क्विज, या क्विज को हम अब ऐसा भी कर सकते मैम हैं इतनी कि नौ। मॉर्निंग में उठकर क्विज जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब उठते साथ ही आपको मैम या तो तो पहले बहुत मुश्किल इवेल्युएशन हो ले जाता लें है। फिर क्विज कर लें। अच्छा, ऐसा करते हैं कि पहले हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कर लें और यस फिर मैम उसके ये बाद बेटर। क्विज हो जाए। ठीक है, 9 to 11:30 हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्विज कर लेंगे 11:30 to 12 या 12:15।
वेल मैम, अभी तक हमने जितनी ऑनलाइन क्लासेस की है ना, सबसे ज्यादा क्विज आपने लिए की तरह, किसी ने की नहीं लिए। बेटा सबसे ज्यादा क्विज पांच क्विज़ेस तो लेने ही मैम, लेने कोई भी हैं। नहीं लेता। आप तो माशाल्लाह लेती है, मुझे याद है, आप तो क्विज लेती रहते हैं, अच्छी बात है आपकी, मार्क्स भी अच्छे हो जाते हैं। चलो लेकिन 5 क्विज़ेस का वो तो पूरा करना है ना, ये तो एनसीईआरटी की मैम, फाइल की लिटरली यार रिक्वायरमेंट है। किसी किसी टीचर ने ना एक ही क्विज लिया है अभी तक और एक क्लास रह गई है। शायद इम्प्लीमेंटेशन में एक क्विज हुआ हमारे बहुत ही अच्छी बात है ये तो। साथ। अब क्या कहें मैम सच को। मैम मैंने आपको मेल कर दिया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम 5 ग्रुप्स ही हैं टोटल बस। 5 ग्रुप है ना? हाँ इंशाल्लाह 2 आवर्स में आई गेस कंप्लीट हो जाएगा। यस मैम, अगर सब ग्रुप्स टाइम पे आते रहे। हाँ टाइम पे नहीं आएंगे तो मार्क्स कटेंगे, तो फिर तो सब आएंगे ना टाइम पे। फिर मैम सब आ जाएंगे। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो स्केड्यूलिंग है वो लिस्ट तो मुझे समित सेंड कर चुके हैं, बस उसमें मैं टाइमिंग जो है वो बता दूंगी, फिर उसी टाइम को सब फॉलो करेंगे। और फिर जो है, अच्छा उसका हम क्या रखें, ठीक है इसी तरह जूम की मीटिंग वो जो है उसी पे ही हम कर लेंगे। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है, ग्रुप जैसे नेक्स्ट ग्रुप, एक ग्रुप एंड होने वाला होगा, नेक्स्ट ग्रुप लेट सपोज अगर मैम 10 प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन ग्रुप वाइज होगी, सिर्फ ग्रुप मेंबर्स आएंगे बस। सिर्फ ग्रुप मेंबर्स होंगे, एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, सो अपना प्रोजेक्ट जो है अभी से पहले बैकअप में भी कॉपी पेस्ट करके रखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस दिन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होती है उस दिन रात को कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करने पर या तो विंडोज़ करप्ट होने पे पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो लोगों का गायब हो जाता है। तो इसलिए पहले से एक बैकअप लेके अपने पास रखिएगा कि इन केस अगर विंडोज़ करप्ट हो जाए, सिस्टम उठ जाए, विजुअल स्टूडियो में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ चेंज करने पे पूरा प्रोजेक्ट ना चले, तो बैकअप वाला आपके पास मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन होगा हमारे पास, उसके बाद मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। आपकी आईडी में स्टूडेंट्स कम है, बाकी आईडीज में 60 स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो और आईडीज है मेरे पास, तो उनकी इवैल्यूएशन तो फिर मुझे अदर देन क्लास टाइमिंग में लेनी होगी, तो फिर मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। थर्सडे का ही टाइम है हमारे पास। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग क्लासेस। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि हम किस तरीके से क्लासेस को मर्ज कर रहे हैं या हम क्लासेस को स्प्लिट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है जब हम होमोजेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग क्लासेस। नाउ हम अगर कोई ऐसी क्लास जिसको हमें लग रहा है कि वो काम रिपीट हो रहा है, या कोई रिकरिंग टास्क हो रहा है जो किसी और क्लास में भी हो रहा है, या कोई ऐसा टास्क जो जिसकी अब फर्दर यूज नहीं है, तो हम उस क्लास को अपने मॉडल से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अ क्लास में बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर फ्रॉम द मॉडल। दिस हैपेंस व्हेन, और हम कब करेंगे किसी भी क्लास को एलिमिनेट? एलिमिनेट का मीन्स रिमूव कर देना। द क्लास डज नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर और बिहेवियर। लेट्स सपोज एक ऐसी क्लास जिसमें कोई स्ट्रक्चर या बिहेवियर ही ना हो, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट में ऐसे मेथड जो यूज ही ना हो रहे हो, यूजलेस हो। द क्लास डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी यूज केस। कोई क्लास है लेकिन वो किसी भी यूज केस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, तो इस वाले सिनेरियो में भी हम उस क्लास को अपने मॉडल से रिमूव कर देंगे। In particular, examine control classes. Lack of sequencing responsibility may lead to the deletion of the control class. क्योंकि अगर हम जब कंट्रोल क्लासेस को एग्जामिन कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी क्लास जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो, या कोई उसकी सीक्वेंस नहीं बन पा रही हो, या उस क्लास की कोई पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट ना हो उस सिनेरियो में, तो हम उस कंट्रोल क्लास को अपने मॉडल से डिलीट कर सकते हैं। So that process is called eliminating classes. This is especially true if the control class is only a pass-through. That is, the control class receives information from a boundary class and immediately passes it to an entity class without the need for sequencing logic. तो कह रहे हैं ऐसा तब होता है जब हमारे पास कंट्रोल क्लास सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पासिंग के तौर पे यूज हो रही है। Let's suppose we have a control class which will take information from the boundary class, फॉर्म से information दी control class ने, and then pass that information to an entity class without the need for sequencing logic. Like उस control class में itself कोई logic नहीं है, उसकी itself कुछ need नहीं है, वो सिर्फ information passing के लिए यूज हो रही है। तो ऐसे सिनेरियो में हम उस कंट्रोल क्लास को अपने सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हैं।
In the ESU course registration system, initially we would create a control class for the select courses to teach use case. हमारे पास एक use case था जो प्रोफेसर के लिए यूज हो रहा था, जिसमें वो अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे थे कि मुझे इस करंट सेमेस्टर में या इससे नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं। तो इस यूज केस के लिए लेट सपोज हमने एक कंट्रोल क्लास बनाई, ठीक है। नाउ आगे चल के हमें क्या पता चला, दिस यूज केस प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी फॉर प्रोफेसर्स टू स्टेट व्हाट कोर्स ऑफरिंग्स दे विल टीच इन अ गिवन सेमेस्टर, ठीक है। वो यूज केस क्या कर रहा है, प्रोफेसर को ये बता रहा है कि जो जो कोर्सेज ऑफर हो उनमें से कौन कौन से कोर्सेज वो इस कोर्स में इस सेमेस्टर में पढ़ाना चाह रहे हैं। There is no sequencing logic needed for the control class. इस केस में कंट्रोल क्लास की itself अपनी कोई लॉजिक डिफाइन नहीं हो रही। The professors enter the information on the GUI screen. जो कोर्स ऑफरिंग प्रोफेसर को शो हो रही है कि इस सेमेस्टर में ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, प्रोफेसर को सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे व्यू हो रही है। एंड द प्रोफेसर इज एडेड टू द सिलेक्टेड ऑफरिंग, और प्रोफेसर उस सिलेक्टेड वो जो कोर्स ऑफर हो रहे हैं उनमें से कुछ कोर्सेज को सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ये कोर्सेज इस सेमेस्टर में पढ़ाने हैं। तो इस वाले सिनेरियो में उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन GUI पे बाउंड्री क्लास पे शो हो रही है और वो सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं। तो इस सिनेरियो में कंट्रोल क्लास का इटसेल्फ कोई यूजेज नहीं है। Here is a case where the control class for the use case could be eliminated. इस केस में हम कंट्रोल क्लास को अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज वो इस केस में यूजलेस है। हर केस में हम कंट्रोल क्लास को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ उन केसेस में रिमूव करेंगे जहाँ पे वो यूजलेस होगी, मीन्स उसकी कोई नीड नहीं होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि इस वाले सिनेरियो में जहाँ पे प्रोफेसर कोर्स जो ऑफर हुए हैं उसको सिलेक्ट करें कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको GUI में वो सारे कोर्सेज फॉर्म व्यू में शो हो रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, और वो जस्ट उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं कि मुझे ये कोर्सेज पढ़ाने हैं। तो इस सिनेरियो में कंट्रोल क्लास का कोई यूजेज नहीं है, सो उसको हम अपने मॉड्यूल से रिमूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चेकिंग, कंसिस्टेंट, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। कौन कौन से प्रोसेस हैं? होमोजेनाइजेशन जो है, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस कंबाइन होंगी, यानी कि ऐसी क्लासेस जो एक जैसा काम कर रही हैं लेकिन अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है उसको हम एक ही क्लास में मर्ज करते हैं। स्प्लिटिंग क्लासेस, ऐसी क्लास जो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें यूज हो रही है, तो फिर हम उसको डिफरेंट क्लासेस में स्प्लिट कर दें, डिवाइड कर दें और क्लासेस में। एलिमिनेटिंग क्लासेस, ऐसी क्लासेस जो हमें आगे जाके लग रहा है कि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका यूजेज कुछ नहीं होगा, तो फिर हम उन क्लासेस को अपने मॉडल से रिमूव भी कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी चेकिंग। कंसिस्टेंसी चेकिंग हमें क्या बता रही है, is needed since the static view of the system as shown in class diagram and the dynamic view of the system as shown in the use case diagram and integration diagram are under development in parallel. कंसिस्टेंसी चेकिंग हमें ये बता रही है कि हमने सिस्टम के दो व्यू दिए, एक हमने दिया स्टैटिक व्यू और एक हमने दिया डायनेमिक व्यू। स्टैटिक व्यू हमने कैसे दिया, क्लास डायग्राम के थ्रू, क्लास डायग्राम या ER डायग्राम्स के थ्रू। Dynamic view, use case diagram, integration diagram, sequence diagram, these all comes under the dynamic diagrams of the system. So हमने जो static और dynamic view दिया system का, that should be parallel. Like हमने dynamic view में जो use case diagram बनाई, उस use case की implementation जो class diagram के through हो रही है, that should be the same. यही चीज हम आपके प्रोजेक्ट में भी इवेलुएट करेंगे कि जो आपने सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया है, जो आपने एनालिसिस एंड डिजाइन किया है और जो चीज आपने इम्प्लीमेंट की है, एदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट, दोनों सेम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका सिनेरियो जो यूज केस में आपने डिफाइन किया वो कुछ और है और जो आपकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो कुछ और है। इट मीन्स कि एनालिसिस एंड डिजाइन को देखकर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। कंसिस्टेंसी तब होगी जब सिस्टम का डायनेमिक और स्टैटिक व्यू दोनों आपस में जो है वो कंसिस्टेंट होगा, उसको देख के जो आपने कोड किया वो भी पैरेलल हो और जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो, एप्लीकेशन रन हो रही हो, वो भी दैट शुड बी कंसिस्टेंट टू योर एनालिसिस एंड डिजाइन एज वेल।
Because both views are under development, concurrently they must be cross-checked to ensure that different assumptions or decisions are not being made in different views. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दोनों चीजें अभी अंडर डेवलपमेंट है. आप अभी सिस्टम का स्टैटिक व्यू भी डिफाइन करें, यानी कि क्लास डायग्राम भी बना रहे हैं, और साथ साथ यूज केसेस भी, आप नए कोई सिनेरियो आया उसके यूज केसेस भी बना रहे हैं, कोई नया सिनेरियो आया उसकी यूज केस डायग्राम बनाई, और फिर क्लास डायग्राम भी बना रहे हैं. तो जब आप दोनों व्यूज पे पैरेलल काम कर रहे हैं, दोनों अंडर डेवलपमेंट है, सो मैंडेटरी है कि आप दोनों चीज़ों पे क्रॉस चेक रखें कि एक का चेंज करना दूसरे पे इफेक्ट ना कर रहा हो, और अगर एक जगह चेंज किया है तो वो दूसरे व्यू पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस है. ऐसा ना हो कि यूज केसेस में तो आपने बता दिया कि नया कोई सिनेरियो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास डायग्राम में नहीं दी. सो इट मीन्स कंसिस्टेंसी नहीं है. सो जब कोई चीज़ें आप चेंज कर रहे हो तो उसको साथ साथ आप दोनों व्यूज में चेक करें, क्रॉस चेक करें कि वो चीज़ें आपस में पैरेलल वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही. Consistency checking does not occur during a separate phase or a single step of the analysis process. It should be integrated throughout the life cycle of the system under development. वो कह रहे हैं कि हम किसी एक सेपरेट फेज में नहीं बता सकते कि हमने कंसिस्टेंसी चेकिंग कब करनी है. थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट डेवलप होता जा रहा है सिस्टम, हर फेज में आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, थ्रू आउट द वेरी फर्स्ट फेज टिल द लास्ट फेज. कंसिस्टेंसी चेकिंग इज बेस्ट एक्म्पलाइज्ड बाय फॉर्मिंग अ स्मॉल टीम. अब कंसिस्टेंसी चेकिंग करने के लिए आप एक स्मॉल टीम बना दें जिसका टास्क ही ये हो, जो ये काम कर रही हो, जो मैच कर रही हो पैटर्न्स को. कि कोई चेंज आ रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे व्यू पे भी शो हो रहा है, उसका इफेक्ट कोड पे भी शो हो रहा है. तो एक ऐसी टीम बना दें जिसका टास्क ही ये हो कि वो कंसिस्टेंसी चेक करें कि हर चीज आपस में पैरेलल है या नहीं है. द टीम शुड बी कंपोज ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पर्सनल. ठीक है, उस टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डेवलपर्स हो. उस टीम में क्रॉस सेक्शन लोग हो, यानी कि हर डिपार्टमेंट हर फील्ड के लोग हो. उसमें एनालिस्ट और डिजाइनर्स भी हो, कस्टमर और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स और टेस्टिंग के लोग भी होने चाहिए. सो दैट ओवरऑल हर फेज में, आप जिस फेज में हो, वो उसकी चेकिंग कर सकें कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है. ओके, पहले अटेंडेंस मैं ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम 10 मिनट्स का ब्रेक भी लेंगे, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपनी अटेंडेंस चैट पे सेंड कर दें. मोहम्मद अवेज, मोहम्मद अरीफ, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, ओके, रिदा मुकद्दस खान, मोहम्मद आफाक खान, ओके, फैजान शहजाद, फैजान शहजाद, बिस्मा खान, बिस्मा खान, याया हबीब, मोहम्मद अजीम, मैम मैं ऑनलाइन था, वो एक बार हेड से निकले हुए थे, सवाल चला. समीद इकबाल, समीद इकबाल, ओके, सैयद काशान अली, ताबीर, ताबीर, मोमल, मोमल,
उसामा रशीद, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। ओके बेटा, ये अब्दुल्ला कौन है? ओके फैजान, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दिए। ये अब्दुल्ला कौन है? जी मोमल, आपकी भी मार्क कर दिए। मेहराना, आप कौन सी आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं? एक पहले तो आप अपने नेम से करते थे। मेहराना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जरा अपनी आवाज सुना दें। हेलो, यस टीचर। जी मेहरान, कौन सी आईडी से लॉगिन कर रहे हैं बेटा? पीसी में मैम किसी और ने यूज किया था तो दैट्स व्हाई। ओके फाइन, चलो कंटिन्यू करते हैं। सिनेरियो वॉक थ्रू क्या है? A primary method of consistency checking is to walk through the high-risk scenarios as represented by a sequence or collaboration diagram. Scenario work through क्या है? आपकी consistency checking का एक method है। consistency checking करने के लिए जो सबसे primary method हम use कर रहे होते हैं that is scenario walk through, जो कि high risk scenarios को हम ज़्यादा focus कर रहे होते हैं, जो कि sequence और collaboration diagram में show हो रही होती है। Since each message represents behavior of the receiving class, verify that each message is captured as an operation on the class diagram. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम जो भी सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में जो हायर सिनेरियोज हो उसमें हम वॉक थ्रू चला रहे होते हैं। वॉक थ्रू बेसिकली हमारे पास एक इंस्पेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट इंस्पेक्शन टेक्निक्स होती हैं। either it can be walk throughs, it can be inspection। ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली इनको हम रिव्यूज कह रहे होते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ रिव्यूज। तो रिव्यूज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रिव्यूज के फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज भी हो सकते हैं, वॉक थ्रूज भी हो सकते हैं, हमारे पास जो है वो इंस्पेक्शन भी हो सकता है। इंस्पेक्शन सबसे ज़्यादा फॉर्मल होती है, जबकि वॉक थ्रू बहुत इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मीन्स के जो लोग साथ बैठे हैं उनको आपने अपना काम चेक करवा दिया, एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करवा दी कि अब तक जो हम काम कर रहे हैं दैट इज अप टू द मार्क और नॉट। ठीक है, सो जब हम सिनेरियो वॉक थ्रू कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे होते हैं। हर मैसेज जो हम बिहेवियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में, रिसीविंग क्लास में हमें मेंशन करना होता है कि दैट मैसेज शुड बी वर्क एज एन ऑपरेशन ऑन द क्लास डायग्राम। यानी कि हम कंसिस्टेंसी चेकिंग कैसे कर रहे हैं कि हमने जो सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में जो मेथड पासिंग बताया है, क्योंकि सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में हम मेथड ही बता रहे होते हैं कि ये मेथड इस क्लास के इस मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, सो जब हमने जो मेथड बनाया है दैट शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड इन क्लास डायग्राम एज एन ऑपरेशन एज वेल। सो जो रिसीविंग क्लास है, जो क्लास उस मेथड को रिसीव कर रही है वो क्लास डायग्राम में भी शो होगा, क्योंकि सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम आर डायनेमिक व्यू एंड क्लास डायग्राम क्या है हमारे पास, स्टैटिक व्यू है। तो हम इस तरीके से कंसिस्टेंसी चेक कर रहे होते हैं कि हर फील्ड जो हमने कोलैबोरेशन और सीक्वेंस डायग्राम में जो मेथड्स बनाए हैं that method should be shown as an operation on the class diagram। उस class diagram में as an operation वो method जो sequence और collaboration diagram में show है वो class diagram में as an operation show होना चाहिए। that is a consistency checking parameter कि दोनों consistent है। verify that two interacting objects have a pathway for communication via either an association or aggregation। ठीक है, जो आपने दो बताए हैं ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में, आप उनको
क्लास डायग्राम में एज एन एसोसिएशन और एग्रीगेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि ये हमें ये बता रहे हैं कि जब हम कंसिस्टेंसी चेकिंग कर रहे हैं डायनेमिक और स्टैटिक व्यू ऑफ सिस्टम में, तो हम उसको कैसे कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। Especially check for reflexive relationship that may be needed since these relationships are easy to miss during analysis. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब आपकी कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप एक क्लास अपने ही क्लास के मेथड को कॉल कर रही है, ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। तो उस रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप को मैंडेटरी है कि आप जो चीज़ें हम यूजली एनालिसिस फेज में मिस कर देते हैं, ज़रूरी है कि जब आप कंसिस्टेंसी चेकिंग कर रहे हो तो उस रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप को भी आप शो करें। कोई क्लास अगर अपने ही क्लास के मेथड को कॉल कर रही है, तो ये चीज़ जब आपने कोलैबोरेशन और सीक्वेंस डायग्राम में शो की है, सो मैंडेटरी है कि उस चीज़ को आप क्लास डायग्राम में भी शो करें। Reflexive relationships are needed when multiple objects of the same class interact during a scenario. So reflexive relationship क्या है कि एक ही क्लास के multiple object उसी क्लास से interact कर रहे हैं। For each class representing on the class diagram, make sure the class participates in at least one scenario. हर क्लास जो आपने अपनी क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट की है, मेक श्योर करें कि वो क्लास एटलीस्ट एक सिनेरियो में पार्टिसिपेट कर रही हो, और अगर वो किसी भी सिनेरियो में पार्टिसिपेट नहीं करी तो फिर वो क्लास रिमूव हो जाएगी, यानी कि वो यूजलेस है। फॉर ईच ऑपरेशन लिस्टेड फॉर अ क्लास, उस क्लास में किसी भी क्लास में जो ऑपरेशंस आपने लिस्ट किए हैं, जो मेथड्स या फंक्शंस आपने लिस्ट डाउन किए हैं, वेरीफाई दैट एदर द ऑपरेशन इज यूज्ड इन एटलीस्ट वन सिनेरियो और इट इज नीडेड फॉर कंप्लीटनेस। ठीक है, आपने कोई भी मेथड ऑपरेशन मेथड या फंक्शन जो क्लास में लिस्ट डाउन किया है, आप मेक श्योर करें कि वो ऑपरेशन या वो मेथड एटलीस्ट किसी एक सिनेरियो में यूज हो रहा हो, या फिर कंप्लीटनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा हो। लेट्स सपोज डेटाबेस से कनेक्टिविटी अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा बट कंप्लीटनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा है, सो आप इस चीज को मेक श्योर करें कि वो ऑपरेशन जो आपने क्लास में बनाया है दैट शुड बी यूज इन एटलीस्ट वन सिनेरियो और इट इज यूज फॉर कंप्लीटनेस पर्पस, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए यूज हो रहा है। Finally, verify that each object included in a sequence or collaboration diagram belongs to a class on the class diagram. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट जो आपने सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में शो किया है वो क्लास डायग्राम में किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहा हो। इवेंट ट्रेसिंग क्या होगी हमारे पास? फॉर एवरी मैसेज शोज इन अ सीक्वेंस और कोलैबोरेशन मैसेज डायग्राम, verify that an operation on the sending class is responsible for sending the event and an operation on the receiving class expects the event and handle it. Verify that there is an association or aggregation on the class diagram between the sending and receiving classes. इवेंट ट्रेसिंग क्या कह रही है कि जो आपने सीक्वेंस या कोलैबोरेशन डायग्राम में जो क्लासेस के बीच में मेथड पासेज हो रही है टू ऑब्जेक्ट के, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास यानी कि सेंडिंग क्लास का ये ऑब्जेक्ट एक मेथड सेंड करेगा रिसीविंग क्लास को और रिसीविंग क्लास के इस ऑब्जेक्ट को, तो वो चीज आप एसोसिएशन और एग्रीगेशन से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्लास डायग्राम में। ठीक है, तो हर वो ऑब्जेक्ट वो मेथड जो एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहा होगा, मेथड पासिंग जो आपने सीक्वेंस या कोलैबोरेशन डायग्राम में दिखाए हैं, उस मेथड को आप जो है एसोसिएशन और एग्रीगेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्लास डायग्राम में। एड द रिलेशनशिप टू द क्लास डायग्राम इफ इट इज मिसिंग, अगर आपकी क्लास डायग्राम में रिलेशनशिप मिसिंग है तो आप रिलेशनशिप ऐड करेंगे कि अदर दो क्लासेस के बीच में जो वो दो क्लासेस सीक्वेंस डायग्राम में थ्रू मेथड पासेस कम्युनिकेट कर रही हैं, उनको क्लास डायग्राम में आप उनका रिलेशनशिप भी बताएंगे। फाइनली इफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द क्लास एग्जिस्ट, किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है, वेरीफाई दैट द इवेंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द डायग्राम फॉर द रिसीविंग क्लास। जो रिसीविंग क्लासेस के जो भी आपके पास इवेंट्स हैं, जो जो मेथड्स हैं, वो आपकी स्टेट डायग्राम में भी रिप्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि रिसीविंग क्लास के जो methods हैं that should be represented as an event in the state diagram as well। मतलब हर डायग्राम के बीच में चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक स्ट्रक्चर के अंदर आ रही हो, उसके बीच में हमने कंसिस्टेंसी चेकिंग करनी है। दिस इज नीडेड बिकॉज द डायग्राम शोज ऑल द इवेंट दैट अ क्लास में रिसीव।
ठीक है, आपकी डायग्राम जो है वो सारे के सारे स्टेट डायग्राम वो सारे के सारे इवेंट शो करे जो आपकी क्लास जो जो मेथड रिसीव कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्लास डायग्राम और हमारी स्टेट डायग्राम में भी कंसिस्टेंसी चेक हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू हमें क्या कह रहे हैं, ईच क्लास शुड बी डॉक्यूमेंटेड, हर क्लास जो आपने यूज की अपने सिस्टम में दैट शुड बी डॉक्यूमेंट इन योर एनालिसिस एंड डिजाइन। चेक फॉर यूनिकनेस ऑफ क्लास नेम्स एंड रिव्यू ऑल डेफिनेशन फॉर कंप्लीटनेस, आप उसके नेम की यूनिकनेस देखें कि वो जो क्लास नेम आपने यूज किया वो कितना यूनिक नेम है, अगर नहीं है तो फिर सब जगह आप उसको चेंज करें सो दैट इट शुड बी यूनिक। Ensure that all attributes and operations have a complete definition, ये भी आप इंश्योर करें कि जितने attributes और operations आपने क्लासेस में यूज किए that should be completely defined। रिव्यू में या डॉक्यूमेंटेशन में वो सब चीज़ों की डेफिनेशन मौजूद हो, सिंगल लाइन ही हो। जैसे हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट है नेम, कोर्स नेम, तो कोर्स नेम क्या कर रहा है, उस कोर्स के नेम को थ्रू आउट यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट के लिए यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ऑपरेशन है ऐड स्टूडेंट, तो ऐड स्टूडेंट का ऑपरेशन इज यूज फॉर एडिंग स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कोर्स। तो ये डेफिनेशन हर एट्रीब्यूट और हर ऑपरेशन की आपकी डॉक्यूमेंट कोई भी हो, डॉक्यूमेंट में आपने ये चीजें मेंशन की हो। Finally, check that all the standard format specification and content rules established for the project have been followed। मीन्स जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, कोडिंग प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास जो है, जो हम कोड किस तरीके से करेंगे, मेथड्स की नेमिंग कन्वेंशन क्या होगी, ठीक है, वो सारी स्पेसिफिकेशन, फॉर्मेट कौन से यूज करेंगे, क्लास का नेम क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेथड के लिए हम क्या स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी पहले से डिफाइन हो, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ हो और हर कोई उसको एज इट इज यूज कर रहा हो, सो दैट जब आप होमोजेनाइजेशन या इंटीग्रेशन के प्रोसेस में जाएं तो आपको कम से कम प्रॉब्लम फेस करनी हो, क्योंकि एक लेआउट, एक टेम्पलेट पहले से बना हो, अगर टीम्स मल्टीपल है उन टीम्स को टेम्पलेट पता हो और वो उसी टेम्पलेट पे काम करे। ठीक है, द नीड फॉर आर्किटेक्चर, नीड फॉर आर्किटेक्चर इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट। अच्छा, आर्किटेक्चर क्या होता है जी क्लास, एक किसी भी सिस्टम के लिए अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, सो हाउ कैन यू डिफाइन एन आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसकी बेसिस पे आपका सिस्टम डेवलप हो रहा है। जैसे किसी भी अगर हम हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम कोई मॉल बनाने जा रहे हैं या हम कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो एक्चुअल बनाने से पहले पहले हम उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। ठीक है, और उसी आर्किटेक्चर को हम थ्रू आउट डिजाइन प्रिंसिपल में यूज करते हैं कि दैट Yes. आर्किटेक्चर दैट वाज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इसी के बेसिस पे हम अपना आर्किटेक्चर खड़ा करेंगे। ठीक है, सो आर्किटेक्चर इज बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जिसको देखकर हम अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट प्रोसेस हमने पहले से बता दिया और उसको हम फॉलो करके बता रही हूँ कि इसको हम किस तरीके से यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे। इसी तरह जब हम सिस्टम डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हमें आर्किटेक्चर जरूरी होता है, सो दैट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए। जब स्ट्रक्चर बन जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, फिर उस पर अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें तो उस चेंजेस का इफेक्ट डायरेक्ट हमारे सिस्टम पे ना पड़े, हमारा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम इजीली चीज़ों को उस स्ट्रक्चर में ऐड ऑन कर सकें। So it is a work of art that are used to specify the decisions about the structure and behavior of the system। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा आर्ट या हमारे पास एक ऐसी मेथोडोलॉजी जो हमें ये बता रही हो कि हमें अपने सिस्टम का स्ट्रक्चर और बिहेवियर्स किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। The collaborations among the system elements, how the system elements will collaborate or communicate with each other, ये भी हमने स्ट्रक्चर बता दिया। And the physical deployment of the system, that all comes under the architecture, कि हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, वो मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे होंगे और उनकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। The architecture of the system is developed iteratively in the elaboration phase of development। जब हम डेवलपमेंट की एलेबोरेशन फेज में होंगे तभी हम सिस्टम का आर्किटेक्चर डेवलप कर चुके होंगे और आइटरेटिवली डेवलप करेंगे। आइटरेटिवली मीन सारा का सारा आर्किटेक्चर एक साथ डेवलप करने के बजाय हम आइटरेशंस में डेवलप कर रहे होंगे। हमने पहले यूआई मॉडल दिया कि यूजर इंटरफेस क्या होगा, फिर हमने डिजाइन दिया
फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन दी, फिर हमने उसका यूजर व्यू दिया। तो वन बाय वन हम आइटरेशन में सिस्टम का आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हैं। The architecture of a proposed system does not appear in a flash। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से proposed system का आर्किटेक्चर डिजाइन होकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होंगे। इट टेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूज केसेस। इसमें हमें यूज केसेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूज केसेस हैं। अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइपिंग, जो हमने प्रोटोटाइपिंग की है उसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। एन आर्किटेक्चरल बेसलाइन। आर्किटेक्चरल बेसलाइन क्या है, हमारे पास इनिशियल स्ट्रक्चर क्या है, बेसलाइन क्या है जिसको देखकर हम आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकें। एंड अदर एफर्ट ड्यूरिंग द बिगिनिंग एंड इलेबोरेशन फेज। जब हम कस्टमर से इलेबोरेट कर रहे होंगे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें दे, उसी फेज में हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे जिसकी बेसिस पे हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन हो सके। Executable prototypes of the architectures are built to verify that the design decisions are correct। जो आपके पास चलती हुई प्रोटोटाइपिंग्स हैं, मीन जो आपके पास वर्किंग प्रोटोटाइप्स हैं आपके आर्किटेक्चर की, हम वो डिजाइन करेंगे जो वेरीफाई करेंगी कि हमारे डिजाइन डिसीजन जो है वो करेक्ट है। यानी कि जो चीज़ हमने डिसीजन ले लिया, जो स्ट्रक्चर बना लिया, हम उसकी एग्जीक्यूटेबल प्रोटोटाइप्स बनाएंगे सो दैट हम ये वेरीफाई कर सकें कि जो हमने पेपर वर्क किया है या जो हमने डिज़ाइन डिसीजंस लिए हैं कि ये चीज़ हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे, ये हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे, दैट आर प्रॉपरली वर्क एज एन एग्जीक्यूटेबल प्रोटोटाइप। उनको चला के भी देखेंगे। बिल्डिंग समथिंग एग्जीक्यूटेबल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, ऐसी चीज़ बनाना जो कि एग्जीक्यूटेबल भी है, जो रनेबल भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Because it forces the development team to validate their design assumptions in the harsh light of reality। ठीक है, क्योंकि उसको देख के डेवलपमेंट टीम अपने डिज़ाइन एजम्पशंस को वैलिडेट कर सके, यानी कि हमने जो चीज़ डिज़ाइन की है उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और जब रियल वर्ल्ड में एक चीज़ रन होगी, क्योंकि अभी हम एज अ डिज़ाइनर बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे होते हैं कि हम ये भी ऐड कर देंगे, हम ये भी फीचर ऐड कर देंगे, हम ये भी फीचर ऐड कर देंगे, लेकिन हमें ये भी माइंड में रखना है कि जब वो एक्चुअल रियलिटी में वर्क करेगी, वो जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा जिसमें एक्चुअली उसने चलना है, वहां पे रखने के बाद वो कैसे वर्क करेगी। सो दैट इज द 4+1 व्यू ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, हम 15 मिनट्स के ब्रेक पे जाएंगे। 11 बजे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इसी स्लाइड से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, आफ्टर 15 मिनट ब्रेक वी विल कंटिन्यू एट 11 AM इंशाल्लाह। मीनवाइल अगर आपकी कुछ क्यूरीज होंगी तो फिर आप उसको अपने माइंड में रखिएगा, फिर हम क्यूरीज लेकर फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।